So now next reaction is reaction of metallic oxide with water. देखो हमने मेटल का रिएक्शन देखा था ऑक्सीजन के साथ, तो जब मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है, मेटालिक ऑक्साइड। अब हम देखेंगे किस तरह से मेटालिक ऑक्साइड जब आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इससे पहले रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि जब मेटल आपका रिएक्ट करता है वाटर के साथ H2O तो क्या फॉर्म कर रहा था वो, मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड एंड आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही थी। अब हम देखते हैं कि जब इस मेटालिक ऑक्साइड को हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तब क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये आपको दिख ही रहा है कि जब मेटालिक ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट कराया जाता है तो बनता है मेटालिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मेटालिक हाइड्रोक्साइड HYDRO, हाइड्रो मतलब H लगा होगा, ऑक्साइड मतलब O लगा होगा, दैट इज OH। ठीक है, तो देखो अब एक एग्जांपल कर, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड Na2O, जब आप इसको वाटर से रिएक्ट कराओगे तो आपका बनता है स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हमने K2O दैट इज पोटेशियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाया वाटर के साथ तो बनेगा KOH। तो जहां पर पहले O था, ठीक है, अब हो जाएगा OH। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है, क्योंकि देखो OH जो होता है ना उस पे ओवरऑल चार्ज होता है -1। अगर आपको नहीं पता है तो नोट कर लीजिए कि OH पर ओवरऑल जो चार्ज होता है वो -1 होता है। ठीक है, अब सोडियम पे चार्ज कितना होता है, +1। ठीक है, तो +1 -1 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ये फॉर्मूला बन गया NaOH। ठीक है, सिमिलरली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में भी पोटेशियम की वैलेंसी होती है +1, OH माइनस हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये -1 +1 कैंसिल कर देंगे, बच जाएगा फॉर्मूला KOH। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, इसको हम इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम मैग्नीशियम पे। तो देखो मैग्नीशियम का मेटालिक ऑक्साइड होगा MgO, इसको रिएक्ट करवाओ आप वाटर से तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज MgOH2। अच्छा ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया, क्योंकि मैग्नीशियम पे चार्ज होता है +2 एंड OH पे होता है -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही ना आएगा, MgOH2। ठीक है, सिमिलरली कैल्शियम को देख लेते हैं। कैल्शियम का ऑक्साइड CaO व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर इट विल गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ना कैल्शियम पे चार्ज कितना होता है, +2, OH पे -1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, Ca1 है तो उसे लिखेंगे नहीं, OH एंड होल2। ठीक है, तो इस तरह से आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। नेक्स्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है, इसको रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो चार्ज क्या बनेगा, चार्ज देखो एल्यूमिनियम पे होता है +3 एंड OH पे होता है -1, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, AlOH3, तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद वाटर। क्या बनता है, हमेशा हाइड्रोक्साइड बनता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सो ऑन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मेटल रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। तो अगर हम मेटल को डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कराते हैं तब कौन से प्रोडक्ट बनेंगे हम इसमें देखेंगे। तो देखिए डाइल्यूट एसिड जैसे कि HCl। ठीक है, अच्छा डाइल्यूट का क्या मतलब है, वो एसिड जिसमें वाटर को ऐड किया गया है, कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कराई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट H2SO4 एंड नेक्स्ट HNO3। ओके स्टूडेंट्स, तो यही 3 हमने मिनरल एसिड देखे थे, तो इसी के साथ रिएक्शन कराते हैं। वैसे ऐसा कंपल्शन नहीं है कि यही 3, और भी कई सारे आपके एसिड हैं, तो इनका एक जनरल फॉर्मेट बता दिया गया है कि अगर मेटल को आप डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो बनता है आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी लिबरेट होती है। ठीक है, एंड ये सेम चीज को हमने पढ़ा था एसिड बेस एंड सॉल्ट में कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, कि अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तब क्या बनेगा, एंड यहाँ पर हम उसका ऑपोजिट पढ़ रहे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। तो ये चीज हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ी थी एंड यहाँ पर फिर से रिपीट हो रही है। जस्ट वहां पर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में पढ़ा था, यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो देखो मेटल यहाँ पर जैसे कि सोडियम, पोटेशियम,
ठीक है, सोडियम पोटेशियम, ये सोडियम है ये पोटेशियम है, ठीक है, पहले बोल दिया मैंने, ठीक है, ये सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, इन सबको रिएक्ट करवा के देखेंगे कि जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते तो क्या बनेगा। अच्छा क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, सॉल्ट बनेगा। जैसे कि अगर हमने पोटेशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाया तो सॉल्ट बनेगा। कौन सा सॉल्ट बनता है, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। जैसे सोडियम को जब आपने रिएक्ट करवाया था डाइल्यूट एसिड से तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड, दैट इज HCl के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो पोटेशियम को अगर आप रिएक्ट करवाओगे तो बनेगा KCl, ठीक। नेक्स्ट सोडियम को कराओगे तो बनेगा NaCl, देन कैल्शियम को कराओगे तो बनेगा CaCl2, फिर मैग्नीशियम को MgCl2 एंड सो ऑन। नाउ अब आते हैं हम H2SO4 पे। देखो मेटल अगर आप ध्यान से देखो तो बेसिकली किसको डिस्प्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो कोई भी मेटल जब डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो उसके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके जगह ले लेता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो HCl में H को डिस्प्लेस कर K ने यहाँ पर अपनी जगह बना ली। सिमिलरली सोडियम ने भी हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, मैग्नीशियम ने भी हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। तो आप कह सकते हो एक लाइन में कि ऑल मेटल्स डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स, ठीक है। तो ये एक जनरल बात हो गई। अच्छा नेक्स्ट आते हैं H2SO4 के साथ रिएक्शन होगा तब क्या होगा। तो देखो पोटेशियम सल्फेट बनेगा क्योंकि ये हाइड्रोजन को ही डिस्प्लेस करते हैं, तो पोटेशियम सल्फेट बनना चाहिए K2SO4। अच्छा ये फॉर्मूला कैसे आया है, क्योंकि सल्फेट पे जो ओवरऑल चार्ज होता है वो होता है -2, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, मुझे पता है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो पोटेशियम सल्फेट K2SO4, देन सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है, फिर कैल्शियम सल्फेट CaSO4 एंड देन मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है रिएक्टिविटी, मतलब कौन कितनी फास्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो ऑब्वियस ही बात है सोडियम एंड पोटेशियम बहुत ही फास्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि अगर आप एल्यूमिनियम को देखें, अच्छा यहाँ पे एल्यूमिनियम नहीं लिया है ना, तो देखो अगर आप एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवाते हो HCl के साथ, ठीक है, तो पहले ये रिएक्शन जो होती है वो स्लो जाती है। अच्छा इसका रीजन क्या है, पहले स्लो क्यों होती है, क्योंकि एल्यूमिनियम हमेशा अपने ऑक्साइड से कवर होता है। देखो एल्यूमिनियम का मेटल है, ठीक है, वो किससे एक्सपोज है, एयर से एक्सपोज है ना, तो जो भी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो उससे रिएक्ट करके उसका जो अपर सरफेस होगा एल्यूमिनियम मेटल का उसमें ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका एल्यूमिनियम मेटल है तो उस पर ऐसे ऐसे करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड लगा होगा, ठीक है। तो इसीलिए जब हम एल्यूमिनियम मेटल को रिएक्ट करवाते हैं डाइल्यूट HCl के साथ तो पहले ही रिएक्शन स्लो होती, क्योंकि वो जो आपकी कवरिंग है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की वो उसको ठीक से रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दे रही है। एंड जैसे ही ये कवरिंग हट जाती है उसके बाद ये रिएक्शन जो होती है बहुत ही रैपिड होती है, ठीक है, रैपिडली, ठीक। एंड वो रिएक्शन में फिर फाइनली बनता क्या है, एल्यूमिनियम HCl के साथ रिएक्ट करके AlCl3। देखो क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है -1, एल्यूमिनियम पे +3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो AlCl3 दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस क्या लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अच्छा नाउ नेक्स्ट रिएक्शन देखो कॉपर की करवाते हैं, कॉपर सिल्वर, ठीक है, मर्क्यूरी, फिर गोल्ड, ठीक है, Au, ठीक। अगर हमने इनको रिएक्ट करवाया HCl H2SO4 के साथ तो क्या होगा, या HNO3 के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर है कि अगर आपने कॉपर सिल्वर गोल्ड मर्क्यूरी इनको अगर आपने रिएक्ट करवाया किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ तो ये रिएक्शन जो होगी वो होगी ही नहीं, प्रोसीड ही नहीं होगी। अच्छा अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कि क्या होता है जब मेटल रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ तो वो उसके हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर खुद उसकी जगह ले लेते हैं। अब आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी मेटल की, ठीक है, हमने इसको चैप्टर 1 में डिस्कस किया था जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाई थी, तो मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज लिखकर दिखाई थी, ठीक है। तो ये जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है कॉपर सिल्वर मर्क्यूरी गोल्ड, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, ठीक है। तो अगर ये हाइड्रोजन के नीचे हैं तो क्या ये कभी भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये जो मेटल की डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन है वो उन्हीं मेटल के लिए पॉसिबल है जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं, ठीक है, जैसे कि जिंक है, आयरन है, फिर एल्यूमिनियम है,
ठीक है, उसके ऊपर क्या सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऑल दीज मेटल्स, तो ये आपके हाइड्रोजन के ऊपर है, तो दे कैन डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स एसिड, लेकिन ऑल दीज कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, गोल्ड, क्योंकि वो हाइड्रोजन के नीचे है तो उसको कभी भी वो डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, गोल्ड डजंट रिएक्ट विद एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 या HNO3 इन सब के साथ ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि दे आर प्रेजेंट बिलो द हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, हेंस दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स एसिड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाई कॉपर डजंट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड या H2SO4, तब आप ये रीजनिंग दे देंगे क्योंकि वो हाइड्रोजन के नीचे प्रेजेंट होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, एंड हेंस कांट बी एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स एसिड सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट एसिड इज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो देखो, अगर आपने मेटल जैसे कि X मान लेते हैं, कोई भी मेटल हो, अगर आपने उसकी रिएक्शन करवाई डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है, तो क्या होगा, वो आपका पहले क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। तो बताइए H को रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, जैसे XNO3, ठीक है, दैट इज मेटल का नाइट्रेट बनेगा, प्लस फिर क्या बनना चाहिए, हाइड्रोजन गैस रिलीज होनी चाहिए। ठीक है, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है इसका, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर स्लाइड डिफरेंट है। नाउ डिफरेंस क्या है कि जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो व्हेन इट रिएक्ट्स विद मेटल, ठीक है, तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस हाइड्रोजन गैस को वो क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ही क्या होता है, वो कोई भी एजेंट जो कि ऑक्सीडाइज कराने का काम करे, तो ये दूसरों को कराता है ऑक्सीडाइज एंड खुद होता है रिड्यूस। तो ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होती है, वो उसको ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देता है H2O में, एंड खुद रिड्यूस हो जाता है नाइट्रस ऑक्साइड में। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सिचुएशन एंड कंसंट्रेशन, ये अपने अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे NO, ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में, या NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या NO3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर बेसिकली जो प्रोडक्ट बनते हैं वो पहले जो दो रिएक्शन आपने देखे, रिएक्शन विद HCl एंड रिएक्शन विद H2SO4 से डिफरेंट होता है। ठीक है, तो कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाई हाइड्रोजन गैस इज नॉट लिबरेटेड व्हेन मैग्नीशियम या कैल्शियम या सोडियम पोटेशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाई हाइड्रोजन गैस इज नॉट लिबरेटेड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो उसका आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा, बिकॉज dilute nitric acid is very strong oxidizing agent. It oxidizes hydrogen released into water, यानी कि हाइड्रोजन गैस को वो ऑक्सीडाइज कर देती है H2O में, यानी कि ऑक्सीजन में ऑक्सीजन को ऐड कर देती है हाइड्रोजन गैस में, जिसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया, एंड खुद रिड्यूस हो जाती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO, NO2, NO3 में। ठीक है, तो इसीलिए हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होती है। जबकि अगर आपने यही रिएक्शन HCl के साथ करवाई होती है, H2SO4 के साथ कराई होती, तो ये चीज होती, बट यहाँ पर नहीं हो रही है। ना एक और चीज है, ये तो आपका केस है जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, लेकिन अगर आपने वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया है, दैट इज बहुत ज्यादा उसमें पानी है, बहुत ही कम अमाउंट में उसमें नाइट्रिक एसिड पड़ा है, तब कुछ मेटल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर आपका ये वाला फॉर्मेट ले आते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम को अगर आप वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, डाइल्यूट के साथ नहीं, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो बनेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट
प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। सिमिलरली मैंगनीज को अगर आप वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो बनेगा मैंगनीज नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। तो ये आपसे दोनों ही तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं कि कौन से नाइट्रिक एसिड के साथ आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है एंड कौन से नाइट्रिक एसिड पे हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होगी। तो अगर आपने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया है तब तो हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होगी, क्योंकि उसमें जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है वो ऑक्सीडाइज रहती है वाटर में, ठीक है। जबकि अगर आपने वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया है तब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। तो इसके दो कंसंट्रेशन है, एक डाइल्यूट एक वेरी डाइल्यूट, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, now next is aqua regia. Now again very important question from the exams point of view. What is aqua regia? It is basically the mixture of two acids. आपको पता ही है मिनरल एसिड वेरी स्ट्रॉन्ग है ना। अब यहाँ पर है उनका मिक्सचर कि क्या होगा अगर हमने दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड को मिला दिया। तो जब अगर आपने दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स किया तो बनता है अल्ट्रा प्रो मैक्स स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक्वा रीजिया। एंड अगर इसमें कोई भी मेटल जाता है देन इट विल बी डिजॉल्व इन दिस एक्वा रीजिया। सोचिए मेटल्स कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, आयरन कितना स्ट्रॉन्ग है, एल्यूमिनियम कितना स्ट्रॉन्ग है, बट इस सोल्यूशन में पड़ते ही वो मेल्ट हो जाते हैं। सोचो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। एंड अगर गलती से ये हमारे हाथ वगैरह पे गिर गया तब सोचो क्या ही हाल होगा, क्योंकि जब ये मेटल को पिघला दे रहा है तो ये कौन सी चीज़ है कि नहीं। तो एक्वा रीजिया देखिए क्या होता है, इट इज बेसिकली द मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का ये मिक्सचर होता है। कितने रेशियो में है? 3:1, यानी कि हम 3 मोल्स लेते हैं HCl के एंड 1 मोल लेते हैं नाइट्रिक एसिड के HNO3 के, ठीक है। 3:1 में इसको मिक्स किया जाता है एंड जो सोल्यूशन बनता है उसको कहा जाता है एक्वा रीजिया। नाउ इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, एंड इट कैन डिजॉल्व स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल्स। जितने भी स्ट्रॉन्ग मेटल है सबको ये डिजॉल्व करने की कैपेसिटी या कहिए कैपेबिलिटी रखता है। नेक्स्ट देखो, इट कैन डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम टू। तो इसकी इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि इट कैन इवन डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम। अगर उसको हमने इस सोल्यूशन में काफ़ी देर के लिए रख दिया तो वो भी डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है ना, यही सेम चीज़ आपकी होती है डेली लाइफ में भी। कई जो ज्वेलरीज को साफ करने के बहाने आपकी ज्वेलरीज को डाल देते हैं एक्वा रीजिया में, ठीक है। एंड उसके बाद वो जो आपकी ज्वेलरी होती है शाइनिंग तो हो जाती है, मतलब साफ तो हो जाती है, लेकिन उसका वेट घट जाता है। वेट समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लीजिए आपकी जो सोने का हार है या सोने का इयररिंग्स है, वट एवर द ज्वेलरी यू कैरी, उसका वेट जो है पहले 1 पाउंड था, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, 1 पाउंड था। तो जैसे ही उन्होंने एक्वा रीजिया के सोल्यूशन में उसको 5 मिनट के डिप किया तो उसका जो वेट है वो आपका हाफ हो जाएगा, हाफ पाउंड, क्योंकि वो धीरे धीरे जो गोल्ड है वो उसमें डिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। यही करते भी ज़्यादातर जो फ्रॉड्स होते हैं वो सारे यही करते हैं, एक्वा रीजिया के सोल्यूशन में आपकी गोल्ड ज्वेलरीज को डाल देते हैं, जिसकी वजह से ज्वेलरी साफ तो हो ही जाएगी। ऑब्वियस ही बात है, जब उसका गोल्ड उसमें से डिजॉल्व हो रहा है तो उसकी जो गंदी लेयर थी वो भी साफ हो रही है, प्लस सोना भी साफ हो रहा है। वो आपकी ज्वेलरी भी साफ कर रहे हैं, साथ साथ उसका सोना भी खींच रहे हैं अपने सोल्यूशन में, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो आपकी ज्वेलरी है जब साफ सफाई हो जाती है उसके बाद उसका जो वेट है वो काफ़ी हल्का हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो गोल्ड है वो सोल्यूशन में डिजॉल्व हो गया है। ऐसा भी नहीं करते कि उसको काफ़ी देर के लिए रखते हैं, क्योंकि काफ़ी देर रखेंगे तब तो पूरा ही डिजॉल्व हो जाएगा। ऐसा भी नहीं करते हैं, चालाकी करते हैं वो लोग, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट के लिए रखते हैं ताकि थोड़ा बहुत निकले, ताकि सामने वाले को पता भी ना चले कि उन्होंने कोई फ्रॉडगिरी करी है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपसे घर पर आपके कोई आता है कहता है लाइए हम आपका गोल्ड ज्वेलरी साफ करते हैं, तो कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, कभी भी उनको नहीं देना चाहिए, ठीक है। फ्रॉड होता है,
ठीक है, वो आपकी ज्वेलरीज को इन्हीं सोल्यूशन में डाल देंगे एंड उसका वेट कम हो जाता है एंड दे विल अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स, क्योंकि सोचिए वो पहले आपके घर में गए ऐसे 10 और घरों में जाएंगे, है ना, तो इससे बहुत प्रॉफिट होता है उनको। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट एक्वा रिजिया एंड इसका कंसंट्रेशन याद रखिएगा 3:1 का होता है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3। अच्छा, अनदर इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे जो लिखी है वो ये है कि गोल्ड एंड प्लैटिनम डू नॉट रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HCl, दे डू नॉट रिएक्ट इवन विद कंसंट्रेटेड HNO3। इस लाइन का ये मतलब है कि अगर आपने इनको गोल्ड या प्लैटिनम को केवल अगर आपने कंसंट्रेटेड HCl में या केवल कंसंट्रेटेड HNO3 में भी डाला होता तभी ये रिएक्शन नहीं होती। इट इज ओनली द मिक्सचर ऑफ बोथ। जब आप कंसंट्रेटेड HCl का 3 मॉलिक्यूल एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 को कंबाइन करके सोल्यूशन बनाओगे एंड तब अगर आप गोल्ड एंड प्लैटिनम डालोगे तब वो डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप केवल HCl लोगे या केवल HNO3 लोगे एंड तब सोचो वो डिसॉल्व हो जाए तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज द पावर ऑफ एक्वा रिजिया। ठीक है, इट कैन इवन डिसॉल्व द गोल्ड एंड प्लैटिनम। इनफैक्ट सारी मेटल्स को डिसॉल्व करने की इसमें टेंडेंसी होती है। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ऑल्दो हमने ये चीज पढ़ी थी चैप्टर 1 में, लेकिन यहाँ पर फिर से रिवाइज करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्या है? मेटल्स को हम उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पर एक पोजीशन में अलाइन करते हैं। ठीक है, वर्टिकल कॉलम में हम उसको अलाइन करते हैं, जिसमें जो जितना ज्यादा रिएक्टिव है उसको उतनी टॉप की पोजीशन मिलेगी एंड जो जितना कम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो उतना ही नीचे होता है। जैसे कि आपने देखा हर रिएक्शन में सोडियम एंड पोटेशियम बहुत ही बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं एंड बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, अग्रेसिवली वो पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। तो इसीलिए इनको टॉप की पोजीशन दी गई है। सबसे टॉप पे आता है पोटेशियम, फिर आता है सोडियम। ठीक है, एंड जबकि आपने दूसरे कई सारे एग्जांपल्स में देखा कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये सब बिल्कुल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, बहुत ही कम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनको दी जाती है नीचे की पोजीशन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, तो इसी अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन अ वर्टिकल कॉलम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मतलब रिएक्टिविटी घट रही है ऊपर से नीचे जाने पर, इसी को कहा जाता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, we have already discussed this reactivity series when we have discussed the displacement reaction in chapter 1। तो अगर आपने chapter 1 का लेक्चर नहीं देखा है तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, तब आपको और बेहतर क्लियर होगा ये पॉइंट। ठीक है, तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज, द सीरीज ऑफ द मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, जो जितना नीचे उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम। रिएक्टिविटी का मतलब क्या है कि वो रिएक्शन में उतना ही स्लोली पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, जबकि जो जितना ऊपर होगा उतना ही ज्यादा अग्रेसिवली या कहिए विगरसली रिएक्ट करेगा रिएक्शन में, बहुत ही फास्ट रिएक्शन करेगा, दैट मीन्स। ठीक है, तो द सीरीज ऑफ मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट देखो, द मेटल्स एट द टॉप, जो टॉप पे होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो नीचे होगा वो लेस रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट देखो, द फॉलोइंग इज द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ये आपको अगले पेज पे देखने को मिलेगा। द मेटल्स अबव हाइड्रोजन, तो यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन मेटल को हमने रख दिया है, जो इसके ऊपर होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा हाइड्रोजन के, एंड जो इसके नीचे होगा वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ना, जब मेटल की रिएक्शन करवाई थी डाइल्यूट एसिड के साथ, तो आपका पोटेशियम, सोडियम दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन, तो इसीलिए वो रिएक्शन हो पाती, जबकि कॉपर की नहीं हो पाती, सिल्वर की नहीं थी, ना ही गोल्ड की। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन के नीचे होते हैं, तो हेंस दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, सो द फॉलोइंग इज द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। द मेटल अबव हाइड्रोजन आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड हेंस दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखो, दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड वाटर, ये हम देख चुके हैं। नेक्स्ट, मेटल बिलो हाइड्रोजन आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड वाटर। तो उसको चाहे आप रिएक्शन करवाइए डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक है, जैसे कॉपर की रिएक्शन करवा दीजिए HCl के साथ, या कॉपर की रिएक्शन करवाइए वाटर के साथ, तो वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, क्योंकि वो उससे नीचे आते हैं, दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड हेंस कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, चाहे एसिड चाहे खुद वाटर ही क्यों ना हो।
Okay students, so here you can see the reactivity series of the metal, ठीक है, and it is basically decreasing order में दिखाया गया है। जो टॉप पे होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, जो सबसे नीचे है उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम। देखो सबसे टॉप पे किसकी पोजीशन दिख रही है आपको, पोटेशियम की दिखाई दे रही है ना। पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पोटेशियम, ओके, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, फिर क्या है एल्यूमिनियम, फिर जिंक, आयरन, लेड। दैट मीन्स कि जो आयरन है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, ये कम रिएक्टिव है एंड जो ऊपर वाले हैं वो हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये आपके मीडियम रिएक्टिविटी में आते हैं एंड ये आपकी हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं। एंड ये हाइड्रोजन जो है ये आपका बेसिकली क्या है, एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल, बट इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो कुछ मेटल की तरह रिजेंबल करती है। दैट इज इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक द मेटल्स, तो इसीलिए उसको हमने यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हाइड्रोजन क्यों रखा गया है। हाइड्रोजन कैन ऑल्सो लूज इलेक्ट्रॉन्स जस्ट लाइक मेटल्स एंड हेंस इसको यहाँ पर जगह दी गई है, ठीक है। अदरवाइज जो हाइड्रोजन है वो आपका नॉन मेटल है, ठीक है स्टूडेंट्स। वैसे भी हाइड्रोजन की जो पोजीशन होती है इट इज वेरी अनसर्टेन, ठीक है। अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़ के आए होंगे क्लास 9 पे तो आपने देखा है हाइड्रोजन को हेलोजन फैमिली में भी रखा जाता है, एल्कली मेटल के साथ भी रखा जाता है, क्योंकि इट कैन बोथ लूज इलेक्ट्रॉन एज वेल एज गेन इलेक्ट्रॉन। तो ये मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करता है, हेंस इसकी पोजीशन जो है वो अनसर्टेन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको इसलिए रखा गया क्योंकि इट कैन ऑल्सो लूज इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, यहाँ पर रखने का मतलब ये है कि इससे जो ऊपर वाले मेटल्स हैं, ठीक है, इससे ऊपर वाले जो मेटल्स हैं वो सारे के सारे इससे ज्यादा तेज इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को 2 मिनट में लूज करता है, तो इसके ऊपर वाले जो होंगे वो 1 मिनट, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 7 सेकेंड्स में ही लूज कर देते होंगे इलेक्ट्रॉन्स को। दैट इज दे आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसके नीचे जितने भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो हाइड्रोजन से भी ज्यादा समय लेते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन से तो पार्टिसिपेट करते हैं ना रिएक्शन में। जैसे कि कॉपर है, कॉपर को अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में मान लीजिए 3 मिनट लगता होगा, जबकि हाइड्रोजन को केवल 2 मिनट लगता है। मान लीजिए आपके पास क्लोरीन का एटम रखा हुआ है, ठीक है, ये क्लोरीन है, ठीक है, इसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है ना। अब इसके पास 2 ऑप्शन रखे हैं, एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा कॉपर है। अब इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को जल्दी से लूज कर लिया, 2 मिनट में ही कर लिया मान लीजिए, एंड क्लोरीन का काम क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, क्योंकि क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। तो ये यहाँ पर क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर बना लेगी बॉन्ड HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जबकि इस कॉपर को लगेंगे 3 मिनट, ठीक है। तो 3 मिनट में ही अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तब जाकर इसको देगा, बनाएगा कॉपर क्लोराइड, ठीक है। तो अब बताइए कौन सी रिएक्शन पहले होगी, ये वाली कि ये वाली? ऑब्वियस सी बात है ये वाली होगी, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज किए तो जल्दी बॉन्ड बनाएगा एंड बनाकर क्या फॉर्म कर लेगा, HCl फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो यही चीज बताई गई है कि जितने भी हाइड्रोजन के नीचे हैं वो सारे के सारे लेस रिएक्टिव हैं देन हाइड्रोजन, एंड हेंस कभी भी अगर आपका ऐसा सोल्यूशन रखा है जहां पर जैसे मान लीजिए ये कॉपर है, ये रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, तो ये रिएक्शन आपकी होगी ही नहीं, क्योंकि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, तो वो कभी भी इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा उसके एसिड से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसका बहुत सारा यूज होता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाई थी मैंने आपको, तभी मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन करी थी। एंड अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जहां पर मेटल को रिएक्ट करवाएंगे मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन के साथ, ठीक है। तो वहां पर भी इस रिएक्टिविटी सीरीज का काम आएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को अच्छे से याद रखें, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। सो नाउ देखो नेक्स्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी जो है आपकी मेटल्स की, वो है मेटल ए का सॉल्ट है एंड उसको रिएक्ट करवाएं किसी और मेटल के साथ। यानी कि अगर मेटल का ही सॉल्ट है, जैसे कि मान लीजिए सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, एंड अगर हमने उसकी रिएक्शन करवाई किसी दूसरे मेटल के साथ, जैसे सोडियम सॉल्ट है तो उसकी कॉपर के साथ रिएक्शन करवा दी। एग्जाम्पल से देखो, ये सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने करा दी कॉपर के साथ, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर बनेगा हमको वही चीज देखनी है, और उससे भी पहले हमें ये देखना है कि क्या ये रिएक्शन हो भी पाएगी,
क्या कॉपर आपका सोडियम को रिप्लेस कर पाएगा? बताइए, कॉपर रिप्लेस कर पाएगा सोडियम को? आंसर इज नो। पूछो क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर आता है नीचे एंड सोडियम आता है ऊपर, तो कॉपर कैन नेवर डिस्प्लेस सोडियम इन फ्रॉम ए सॉल्ट सोल्यूशन। तो ये रिएक्शन तो पॉसिबल नहीं। हाँ, ये हो सकता था कि अगर कॉपर क्लोराइड है एंड उसमें अगर हमने सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराई होती, तब सोडियम डेफिनेटली कैन डिस्प्लेस दिस, क्योंकि सोडियम जो होता है वो इससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो इसको डिस्प्लेस करके क्या बना लेता है? सोडियम क्लोराइड प्लस कॉपर यहाँ पर बाहर निकल आता। ठीक है, तो ये रिएक्शन तो पॉसिबल है, बट ये नहीं है। एंड ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ऐसे ही आपको रिएक्शन दे देंगे एंड बोलेंगे कमेंट वेदर दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट एंड जस्टिफाई योर आंसर। ये क्यों नहीं पॉसिबल है, तो आपको बताना पड़ेगा कि रिएक्टिविटी सीरीज में वो ऊपर आता है या नीचे आता है। जो भी होगा क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर फ्रेम करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही रिएक्शन जो है आपने चैप्टर 1 में भी देखी थी, इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि आप पहली बार देख रहे हो, ये आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी देख चुके हो। एंड अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए चैप्टर 1 का लेक्चर देख कर आइए, वहां पर मैंने बहुत डिटेल में समझाया भी था, प्लस बहुत सारे एग्जाम्पल कराए थे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये चीज दोबारा से नहीं समझाऊंगी, आप इसको चैप्टर 1 में देख लीजिए, वही सेम चीज है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड उसमें मैंने कई सारे एग्जांपल्स दिए थे। तो उसके लिए यू कैन गो एंड चेक द चैप्टर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें भी कौन सा वाला पार्ट है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला, उसको आप चेक कर सकते हैं वहां पर। Okay students, now next topic is why some metal are more reactive and while some are less reactive। कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है एंड कुछ बहुत कम है, मतलब कौन सा फैक्टर है जो कि ये डिटरमाइन करता है कि वेदर द मेटल इज मोर रिएक्टिव एंड द अदर वन इज लेस रिएक्टिव। जैसे कि हमने बोला कि सोडियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, एंड आपका जो गोल्ड दैट इज Au दैट इज लीस्ट रिएक्टिव। तो व्हाट इज द क्राइटेरिया? यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है, किस फैक्टर के बेसिस पे हमने कहा कि ये मोस्ट रिएक्टिव है, ये लीस्ट रिएक्टिव है? तो अब हम उसी एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर समझेंगे, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि कोई भी एलिमेंट इसीलिए आपका केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ताकि वो स्टेबल हो सके, है ना। आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा था। ऑक्टेट रूल का मतलब ये होता है कि जो आउटर मोस्ट शेल होती हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। एंड अगर आपका हीलियम जैसा कोई एलिमेंट है, जैसे कि हीलियम जो होता है उसकी आउटर मोस्ट शेल जो होती है वो एक ही होती है, तो अगर एक ही शेल है तब तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, लेकिन एक से ज्यादा शेल है तब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना कंपल्शन है। एंड अगर नहीं है तो फिर आपको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ताकि आप स्टेबल हो सको। एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट वांट्स टू बी स्टेबल, एंड इसी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेती हूँ, जैसे सोडियम क्लोराइड का है, ठीक है। जैसे सोडियम है, ठीक है, आपको पता है सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, दैट मीन्स इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो ये सोडियम का एटम है एंड उसमें शेल्स होंगे, तो पहले शेल में तो कंपल्शन है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, एंड दूसरे शेल में 8 जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब कितने हो गए? 2 and 8 दैट इज 10। अभी हमें तीसरा शेल भी बनाना पड़ेगा जहां पर इसका 11वां इलेक्ट्रॉन रहेगा। एंड हमें पता है कि हमेशा ऑक्टेट रूल के हिसाब से आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना कंपलसरी है। तो इसके पास एक तरीका है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करे, विच इज नॉट पॉसिबल। 7 इलेक्ट्रॉन कभी भी एक्सेप्ट नहीं होते, ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं, बट 7 नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये चीज तो कैंसिल है कि ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करे। तो इसके पास दूसरा ऑप्शन बचता है, ये जो इसके आउटर मोस्ट पे 1 इलेक्ट्रॉन है वो उसको तुरंत से लूज कर इस वाली वैलेंसी में आ जाए। अब देखो, क्योंकि इसके पास सिर्फ केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब बस जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तुरंत से ये स्टेबल हो जाएगा, इसीलिए ये रिएक्शन में बहुत ही फास्ट पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। जैसे देखो दूसरा क्लोरीन का एग्जांपल लो ना। क्लोरीन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर है 17, ठीक है। तो देखो पहली शेल में कितना होगा? 2, दूसरी शेल में कितना होगा? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तीसरी शेल में कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 17 है ना, 2 + 8 10 एंड ये 17। अब देखो इसको बस एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि ये स्टेबल हो जाए, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए इसके आउटर मोस्ट शेल पर। तो इसके लिए ये भी बहुत फास्ट से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। जैसे ही ये सोडियम को देखेगा, ठीक है, इसकी जो आंखें हैं, ठीक है, जैसे ही इसने सोडियम क्लोरीन को देखा एंड क्लोरीन ने इनको देखा, तो अलग सा ही इनका एक बॉन्ड बन गया, ठीक है, अलग से ही इन लोग का बॉन्ड बन गया। तुरंत इन्होंने, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया एंड इसने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया एंड क्या बन गए, NaCl, दैट इज 2 हंसों का जोड़ा बन गए वो, ठीक है। ये बॉन्ड जो बना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, इसको ब्रेक करना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर एकदम स्टेबल हो गए। देखो जैसे ही उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया वो स्टेबल हो गया, ठीक है, एंड जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया ये भी स्टेबल हो गया। दैट इज वाई जो बॉन्ड बना है इट इज हाईली स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है इसका, ठीक है। तो इसको तोड़ना, इनका जो ये 2 हंसों के जोड़े हैं इनको ब्रेक करना इज वेरी वेरी टफ, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखो मैग्नीशियम का, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक, एंड ये यहाँ पर फिर से आ गया क्लोरीन। तो देखो क्लोरीन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो अपना स्टेबल हो सके, ठीक है। नाउ मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12, दैट मींस इट हैज 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो ये मैग्नीशियम है, इसके पहले शेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल में होंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तीसरे शेल में जाएंगे इसके रेस्ट इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक शेल में तो 8 ही होते हैं सेकेंड शेल में, ठीक है। तो तीसरे शेल में जाएगा 2 ही इलेक्ट्रॉन। तो देखो सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना था एंड उसके बाद वो स्टेबल हो जाता, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, उसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड फिर जाके ये स्टेबल हो पाएगा। दैट इज इसको टाइम लगेगा, ठीक है, पहले ये इलेक्ट्रॉन लूज करना है फिर ये इलेक्ट्रॉन लूज करना है। जबकि सोडियम जो है वो फटाक से 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया एंड तुरंत से वो स्टेबल हो गया NaCl में, जबकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, दैट मीन्स इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ज़्यादा टाइम लगेगा दैट मीन्स कि अगर किसी भी रिएक्शन में, देखो यहाँ पर मैग्नीशियम भी है, यहाँ पर सोडियम भी है, दोनों की रिएक्शन हो रही है क्लोरीन के साथ, तो कौन ज़्यादा पहले रिएक्ट करेगा? ऑब्वियस ही बात है सोडियम पहले रिएक्ट करेगा, दैट इज सोडियम इज मच रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। समझ आया? फिर से सुनिए कि सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, उसको जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वैसे ही वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। एंड मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, 1 एंड 2, ठीक है। तो अगर मैग्नीशियम एंड सोडियम रखे हुए हैं एंड क्लोरीन के साथ रिएक्शन होनी है तो सबसे पहले कौन रिएक्ट करेगा? सोडियम करेगा, क्योंकि उसको 1 ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है। जबकि मैग्नीशियम जब तक 1 करेगा तब तक वो बॉन्ड बन चुका होगा, दूसरे पे नहीं जा पाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम की जगह किसने ले ली? सोडियम ने ले ली, ठीक है। तो दिस शोज कि जो सोडियम है इज मच मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, एंड आपने रिएक्टिविटी सीरीज में भी देखा। सिमिलरली सोडियम के पहले आता है पोटेशियम, तो पोटेशियम जो है वो भी आपका हाईली रिएक्टिव होता है, वो सोडियम के मुकाबले ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि उसको और कम समय लगता होगा। मान लीजिए इसको 5 सेकंड लगता है, उसको 1 सेकंड लगता हो, ठीक है। तो ये टाइम की बात है कि कौन कितनी जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर स्टेबल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जिसे ही वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। तो जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, वही उतने रिएक्टिव कहलाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एक जनरल हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो एल्यूमिनियम का, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है वो देखो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 3, ठीक है। आप अंदर का बना लीजिएगा 2 एंड 8, ठीक है, जो भी होता हो वो। तो इसके आउटर मोस्ट शेल पे होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, ओके स्टूडेंट्स। नाउ एंड क्लोरीन क्या है? क्लोरीन को कितने चाहिए होता है? 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। अब देखो इसको इसके साथ अगर बॉन्ड बनाना है तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा, तब जाके बनेगा भाई साहब आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड। नाउ अगर यहाँ पर मैग्नीशियम हो तो कौन जीतेगा इस लड़ाई में? कौन इस रेस में जीतेगा? मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम?
ऑब्वियस ये बात है मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम के पास होते हैं केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल पे, तो वो जल्दी जल्दी अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड बॉन्ड बना लेगा। लेकिन एल्यूमिनियम को 2 के साथ साथ ये तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन भी लूज करना पड़ेगा, तभी वो बॉन्ड बनाएगा। सो मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम में कौन ज़्यादा रिएक्टिव हो गया? मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। तो आई होप आपको ये क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा कि क्यों किसी भी मेटल को हम ज़्यादा रिएक्टिव या कम रिएक्टिव कहते हैं। जो जितनी जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव, और जो जितना टाइम लेगा वो उतना ही कम रिएक्टिव। ठीक है, एंड हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन के जो भी नीचे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इलेक्ट्रॉन को लूज करने में ज़्यादा समय लगता होगा, जबकि हाइड्रोजन को कम लगता होगा। एंड हाइड्रोजन के जो ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ज़्यादा फास्ट रेट से वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते होंगे एंड हाइड्रोजन के मुकाबले कम करता होगा। जैसे कि ये आपका सोडियम है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने में लगाए हैं 5 सेकेंड। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो होगा जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये लगाएगा 20 सेकेंड। ठीक है, तो ये चीज़ है टाइमिंग का कि कौन कितनी फास्ट इलेक्ट्रॉन लूज करता है। दैट विल मेक इट मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। ओके स्टूडेंट्स।